नमस्ते छात्रों, एक बार फिर हमें अपने स्कूल अमरनाथ विद्या आश्रम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे भयंकर माहौल में भी जब मथुरा ऑरेंज जोन में आ गया है, स्कूल ने हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपकी पढ़ाई जारी रखने का इतना अच्छा मौका दिया है। धन्यवाद। लास्ट लेक्चर में जो कि चैप्टर 6 दैट इज बैंकिंग का पहला लेक्चर मैंने दिया था, जिसमें मैंने कमर्शियल बैंक के डेफिनेशन के बारे में बताया था, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, जो कि दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते थे, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और दूसरा एडवांसिंग लोन एंड एडवांसेस, दैट इज ऑफरिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। और इसके पीछे मकसद क्या होता था, उनका एम क्या होता था, टू अर्न प्रॉफिट। और डिपॉजिट्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, लोन्स एंड एडवांसेस कितने कैटेगरी के होते हैं उन सभी के बारे में बताया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो लेट अस स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जितने फंक्शंस हैं उनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है एजेंसी फंक्शन एंड चौथा है बेटा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्राइमरी फंक्शन, इसके अंतर्गत दो फंक्शन आते हैं। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू जनरल पब्लिक। इसके बारे में हम पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में काफी डिस्कशन कर चुके हैं। अब आता है दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर फिर दो कैटेगरी हैं। पहला है प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान करती है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है? ये एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन होता है अपने कस्टमर्स के लिए, और ये फैसिलिटी जो है हर किसी एरे गहरे, नथु गहरे, टॉम डिक हैरी को नहीं दी जाती। ये फैसिलिटी कमर्शियल बैंक अपने उन कस्टमर्स को देती है जिनकी कोई रेपुटेशन हो, कोई गुडविल हो, और जिन पे कमर्शियल बैंक को विश्वास हो कि मैं इनको जो पैसा दे रही हूं ये समय पे मैं इंटरेस्ट, दैट इज विथ इंटरेस्ट, लौटा देंगे। इसमें क्या होता है, ये फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है, और बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है? करंट डिपॉजिट अकाउंट। अर्थात ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी खाली करंट अकाउंट डिपॉजिट पे ही मिलती है, सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स का अकाउंट होता है। तो ये खाली जिनका बिजनेस अकाउंट होता है, दैट इज बिजनेसमैन का, उसी पे ये फैसिलिटीज मिलती है। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक बैंक अपने कस्टमर्स को ओवरड्रॉ करने देती है। ओवरड्रॉ करने देती है मतलब क्या हुआ, उनके करंट अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उससे अधिक विड्रॉ करने की परमिशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान की गई 1 लाख रुपए की। अब मेरे करंट अकाउंट में मान लो 40,000 रुपए पड़े हुए, तो मैं कितना ओवरड्रॉ कर सकता हूँ? 40,000 तो मैं विड्रॉ कर ही सकता हूँ, उसके अलावा 1 लाख रुपए और विड्रॉ कर सकता हूँ। और ये जो 1 लाख रुपए मैं विड्रॉ करूंगा, इसको मैं जितने दिन यूज करता हूँ, दैट इज जब तक मैं इसका रिपेमेंट नहीं कर देता हूँ बैंक को, उतने पीरियड के लिए मुझे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है तभी बता दिया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ देयर कस्टमर्स।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था अकाउंट्स में, जिसमें आपने 11 में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसके अगेंस्ट में मुझे कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, तो मान लो वो बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है, तो जिसने भी मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है वो मुझे 3 महीने बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में जितने पैसे लिखे हैं वो देगा। तो मैं 3 महीने तक तो उसके पास जा नहीं सकता हूं पैसे के लिए। इन द मीन टाइम यदि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं अपने बैंक के पास जा सकता हूं और उस बिल को डिस्काउंट करा सकता हूं। जैसे मान लो वो बिल 3 महीने का था, 1 महीने के बाद मुझे जरूरत पड़ी, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मेरा बिल डिस्काउंट कर दिया, तो उस बिल में अभी कितना पीरियड बाकी है बेटा? 2 महीने का। तो 2 महीने पहले मुझे बैंक ने पैसे दे दिए और बैंक इसके बदले में क्या करेगी? उन 2 महीने का इंटरेस्ट, जिसे कि हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, वो हमसे रिकवर करेगी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और होती है कि यदि वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो फिर पैसे मुझे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। और यदि बैंक को मुझ पे ऐसा विश्वास है कि डिसऑनर्ड की सूरत में ये आदमी, ये कस्टमर मेरे पैसे लौटा देगा, तभी उसके बिल को डिस्काउंट किया जाता है। यहाँ भी ये फैसिलिटी हर एरे गहरे नथु गहरे टॉम डिक हैरी को अलाउ नहीं की जाती है। ये जो बैंक के जो प्राइज्ड कस्टमर्स होते हैं, जिनकी रेपुटेशन प्रूव्ड हो चुकी होती है बैंक के सामने, उन्हीं को प्रदान की जाती है। तीसरी कैटेगरी होती है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की, एजेंसी फंक्शन। ये क्या होती है? कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टन एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर्स, दैट इज दे प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज they charge some commission from their customers. Some of the agency functions are as follow. एक बार फिर से समझ लो, ये क्या होते हैं? इस फंक्शन के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, और उसके बदले में वो उनसे कुछ कमीशन चार्ज करती है। दैट इज वो अपने कस्टमर के एजेंट के रूप में परफॉर्म करती है। यहाँ क्या होगा? जो कस्टमर से वो प्रिंसिपल हो जाएगा और जो कमर्शियल बैंक है वो उस प्रिंसिपल की एजेंट हो जाएगी। कस्टमर्स उसे जो बोलेगा वो यदि उसके कैपेसिटी के अंदर होएगा तो वो फंक्शन को प्रोवाइड करेगी। इस तरह के कुछ फंक्शंस इस प्रकार है। पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड। यदि उसका कस्टमर्स कहता है कि भाई मुझे इस व्यक्ति को पैसे देने हैं, मेरे अकाउंट में से ये पैसा ट्रांसफर कर दो, तो कमर्शियल बैंक वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। और इस तरह की फैसिलिटी कैसे दी जाती है? इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, मेल ट्रांसफर, NEFT। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आई रिपीट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आई अगेन रिपीट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इन सर्विसेज को देने के लिए कमर्शियल बैंक एक अमाउंट अपने कस्टमर से चार्ज करती है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, ये है दूसरा एजेंसी फंक्शन। इसमें क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे सर्टेन पेमेंट करती है, जिसके बारे में वो पहले से सूचित कर देता है कमर्शियल बैंक को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा इंश्योरेंस है, वो कब ड्यू हो रहा है, मैंने पहले उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे कि जब भी मेरा पेमेंट ड्यू हो इंश्योरेंस का, आप उसे पेमेंट कर दीजिए और मेरे अकाउंट से पैसा काट लीजिए। मेरे बच्चे की कोई फीस ड्यू हो गई है तो भी आप मेरे अकाउंट से पैसा पेमेंट कर दीजिए डायरेक्टली और मेरे अकाउंट से पैसा एडजस्ट कर लीजिए। कलेक्शन में क्या होता है? जैसे मेरे पास शेयर्स हैं
या डिवेंचर्स हैं उन पे डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मेरे ब्याज पे बैंक कलेक्ट कर सकती है और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। तो इसके बदले में भी वो एक कमीशन चार्ज करते हैं। तीसरा है बेटा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में 3 चीजें आती हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। यदि हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करें तो वो हमारे बिहाफ पे शेयर खरीद सकती है, डिवेंचर्स खरीद सकती है, बॉन्ड्स खरीद सकती है। और जब हम उसे कहें कि ये इनको बेच दो तो वो हमारे बिहाफ पे उनको बेच भी देगी। चौथा है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस, कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज खरीद भी सकती हैं और बेच भी सकती हैं, बदले में वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करेगी। नेक्स्ट है एक्ट एज इनकम टैक्स कंसल्टेंट। बहुत से उसके कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं होती, तो कमर्शियल बैंक उनको ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि यदि उनको इनकम टैक्स में कोई तकलीफ आ रही है तो उसके बारे में उनको कंसल्टेंसी देती है और उसके बदले में कंसल्टेंसी चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ लेकिन मुझे कॉमर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनकम टैक्स की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं अपने बैंक को जा सकता हूँ और बैंक को बोल सकता हूँ कि भाई आप मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो बैंक क्या करती है, जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपॉइंट करके मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसके बदले में जो भी उसकी फीस होती है वो मुझसे चार्ज करती है। और चौथा फंक्शन आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें पहला है प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी। आप सभी जानते हैं कि बैंक्स में लॉकर्स होते हैं जिनको हम हायर कर सकते हैं। क्यों हम हायर करते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैल्यूएबल चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको हम सुरक्षित रखें। घर में वो उतने ज्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं, डकैती हो सकती है, ठीक है, चोरी हो सकते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नष्ट भी हो सकते हैं कभी कभी, जैसे आग लग गई या दीमक लग गई उसके कारण। तो बैंक हमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को सेफ रखने के लिए अपने यहाँ लॉकर की फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं, और इस लॉकर की फैसिलिटी के लिए वो एनुअली हमसे एक चार्ज लेते हैं। इसी में आता है दूसरा बेटा इशूइंग ट्रैवलर्स चेक। ये फंक्शन आज के दिन में बड़ा आउटडेटेड हो गया, लेकिन जब तक ATM नहीं आए थे, डेबिट कार्ड नहीं आया था, क्रेडिट कार्ड नहीं आया था, तब तक इसकी बहुत ही वैल्यू थी। इसमें क्या होता था कि मान लो मैं मथुरा में रहता हूं और मैं बॉम्बे जा रहा हूं, और बॉम्बे में मैंने देखा कि मुझे वहां जाके 50,000 या लाख की जरूरत पड़ेगी। अब यदि ये 50,000 या लाख मैं कैश के रूप में अपने संग ले जाता हूं तो उसके पीछे 2 डर होते हैं। एक तो चोरी हो जाने का, एक कहीं गिर जाने का, एक कहीं डकैती हो जाने का। उस केस में मैं दूसरे शहर में बड़ा ही असहाय अपने को महसूस करूंगा। तो इससे बचने के लिए बैंक हमें ये सुविधा देती है कि वो 50,000 या लाख रुपए यहाँ मैं अपनी बैंक में जमा कर दूं, और यहाँ की जो ब्रांच है वो मुझे ट्रैवलर्स चेक डिफरेंट डिनोमिनेशन के इशू कर दे, और उन ट्रैवलर्स चेक को लेके मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। तो मुझे कैश ले जाने की झंझट खत्म हो गई ना। मेरा वो कैश यदि चोरी हो जाता है तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई डकैती कर लेता है तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कहीं गिर जाते हैं तो भी उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब जैसे जैसे मुझे बॉम्बे में पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं बॉम्बे में अपनी बैंक के किसी ब्रांच में जाऊंगा और जितने अमाउंट की जरूरत है उतने का ट्रैवलर्स चेक वहां पे दूंगा। उसके बदले में वो मुझे नगद कैश दे देंगे और मैं अपना काम चला। लेकिन जब से ATM आए हैं, डेबिट कार्ड आया है, क्रेडिट कार्ड आया है, ई-पेमेंट आ गया है, ये एक नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। माने ये फंक्शन आजकल सभी बैंकों ने लगभग बंद कर दिया, क्योंकि आप अपना पैसा अपने बैंक में रखो और अपना ATM लेके जाओ, जहां आपको जरूरत है वहां निकाल लो,
डेबिट कार्ड से निकाल लो, क्रेडिट कार्ड से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। इसमें लास्ट फंक्शन आता है बेटा अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। ये पहले अंडर राइटिंग क्या होती है इसको समझो। एक चैप्टर है कंपनी आपके क्लास 12 में, जो आप आगे पढ़ोगे, ये उससे रिलेटेड। कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर इश्यू करती हैं कैपिटल के लिए, और वहां एक खतरा होता है कि कंपनीज एक्ट पे लिखा हुआ है कि यदि कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है और उसके पास जितने शेयर इश्यू किए हैं उससे 90% से कम की एप्लीकेशन आती है, तो फिर वो इशू नहीं माना जाता है। जिन जिन ने पैसे दिए हैं उनको पैसे लौटा दिए जाते हैं और कंपनी बन नहीं सकती। तो इसके पीछे का जो डर है उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन आया है। अब क्या है कि जैसे किसी कंपनी को अपना इशू निकालना है शेयर्स का, और उसको ये डर है, पता नहीं है कि उसके पूरे शेयर्स बिक जाएंगे कि नहीं बिक जाएंगे। यदि 90% से कम बिके तो उसके ऊपर एक खतरा है कि वो फिर कंपनी फॉर्म नहीं हो सकेगी। जिन जिन ने पैसे दिए हैं सबको लौटा देने पड़ेंगे, और कंपनी फॉर्म करने के वेरियस चार्जेस, बहुत खर्चे होते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो अब बैंक क्या करती हैं, उन कंपनीज को ये गारंटी देती है कि आप अपने शेयर इशू करो, हाँ, कि सभी शेयर बिक जाएंगे। जितने नहीं बिकते हैं, माने जिनकी एप्लीकेशन नहीं आती है, वो हम खुद खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और पब्लिक के तरफ से खाली 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, दैट इज 90% से कम आई है, तब वो कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। इस खतरे को किसने दूर कर दिया, उन बैंकों ने कर दिया अंडर राइटिंग फंक्शन के द्वारा। अब क्या होगा, 80,000 शेयर तो पब्लिक ने खरीद लिए, लेकिन 20,000 नहीं खरीदे, तो 20,000 शेयर कमर्शियल बैंक खुद खरीद लेंगे। इस तरह से उसका इशू जो है फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, और इसके बदले में बैंक उस कंपनी से एक कमीशन लेगी, और उस कमीशन को हम बोलेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। और अंडर राइटिंग कमीशन आइदर वो कैश के रूप में लेगी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल इशू, और कुछ कैश में लेगी, कुछ शेयर्स के रूप में लेगी। तो इस प्रकार से ये आपके फंक्शन थे कमर्शियल बैंक, जिनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन।